Hello everyone, myself Pooja Chaudhary and welcome to my channel. Today we are going to study about fertilization. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि fertilization होता क्या है. The process of fusion of male gamete sperm and female gamete ovum is known as fertilization. तो दोनों गैमेट जब फ्यूज होते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब दोनों जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवम दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब दोनों में ही 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये दोनों जो है स्पर्म और ओवम दोनों गैमेट्स जो है वो आपस में फ्यूज होके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट. डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स होंगे. 23 क्रोमोसोम्स जो है पैटर्नल होंगे और 23 क्रोमोसोम्स जो है मैटर्नल होंगे. उसके बाद में हम देखते हैं मैकेनिज्म, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं हम कैसे जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है आपस में आते हैं और फ्यूज करते हैं और एक जाइगोट फॉर्म करते हैं. सबसे पहला इसमें आता है डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट इनटू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेकंड आता है ओव्यूलेशन. थर्ड आता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. एंड फोर्थ वन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जिससे क्या बनेगा, एक जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी. सबसे पहले आता है हमारे पास में डिपोजिशन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म इनटू वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो मिलियन ऑफ स्पर्म्स जो होते हैं वो सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं. ठीक है, तो सिंगल इजैकुलेशन में मिलियन ऑफ स्पर्म जो है वो वेजाइना में डिपॉजिट होंगे जिससे ये स्पर्म्स जो है वो वेजाइना से ऊपर की तरफ फेलोपियन ट्यूब में मूव करेंगे. मूव करने के बाद में सेकंड स्टेप आता है हमारे पास में ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओवरी में जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, जब ये ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं तो इनमें से ओवम रिलीज होता है. ये ओवम जो होगा ओवरी से पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज होता है. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. और ये ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. ओके. थर्ड आता है हमारे पास में अप्रोक्सीमेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इसका मतलब होता है कि कैसे स्पर्म और ओवम जो है क्लोज आते हैं और फ्यूज होते हैं. ओके. तो रिलेशन के टाइम पे क्या होता है कि ओवम जो होगा पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो चुका है. ठीक है, अब इस ओवम को पेरिटोनियल कैविटी से जो फेलोपियन ट्यूब का जो फिमरे पार्ट होता है वो कैच करेगा. ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में ले जाएगा. पेरिटोनियल कैविटी से किसने कैच किया, ओवम को, फिमरे ने. ठीक है, अब ये जो ओवम होगा वो मूव करेगा फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पिलरी पार्ट होता है वहां पर वो मूव करेगा. अब ओवम के मूवमेंट में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि ओवम का मूवमेंट कैसे हो रहा है. तो उसमें दो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले तो फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होती है. ये सीलिया जो होते हैं ओवम को मूवमेंट कराने में, आगे पुश करने में हेल्प करती है. सेकंड होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस. फेलोपियन ट्यूब में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होने से भी जो ओवम है वो आगे की तरफ पुश हो पाता है जिससे ओवम का मूवमेंट होता है. नेक्स्ट आता है about 200 millions of sperm deposited in vagina during single ejaculation. Many of these are destroyed during movement. तो काफी सारे मिलियंस में स्पर्म्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं वेजाइना में. इनमें से कुछ तो जो है वो वेजाइना के अंदर मूवमेंट करने के टाइम पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, वेजाइना में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि वेजाइना का पीएच जो होता है कंपैरेटिवली हाई होता है. सिर्फ थाउजेंड ऑफ, इन मिलियंस में से सिर्फ थाउजेंड ऑफ स्पर्म्स ही जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं. ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने तक उसके बाद में 400 से 500 स्पर्म्स बच जाते हैं जो कि ओवम तक पहुंच पाते हैं. ठीक है, रिलीज कितने हुए, 200 मिलियंस के समथिंग रिलीज हुए. फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने तक ये 1000 तक रह जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में ओवम तक पहुंचने तक ये 400 टू 500 तक बच जाते हैं. उसके बाद में फोर्थ स्टेप आता है हमारा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो जो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके. ये
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है, तो एम्पुलरी पार्ट में होता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है। अब जो स्पर्म्स एम्पुला में प्रेजेंट होते हैं, ये स्पर्म्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइलुरोनाइडेज। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है ये जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये जो जोना पेलुसिडा होती है ये एक स्पेशल लेयर होती है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ओवम के चारों तरफ प्रेजेंट होती है ये, और ये कुछ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो होती है ये स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। स्पीसीज स्पेसिफिक का मतलब होता है ह्यूमन स्पर्म को ह्यूमन ओवम से बाइंड करने में हेल्प करती है, फ्यूज करने में हेल्प करती है। अगर कोई और स्पर्म आ जाता है, किसी और स्पीसीज का स्पर्म आता है, तो उसको ओवम से बाइंड करने से ये प्रिवेंट करती है। तो ये सिर्फ ह्यूमन स्पर्म को ही ह्यूमन ओवम से फ्यूज करने में और बाइंड करने में हेल्पफुल होती है। उसके बाद में आफ्टर पेनिट्रेशन द स्पर्म एंड ओवम मेम्ब्रेन फ्यूज। अब जब जोना पेल्यूसिडा को जब स्पर्म ने पेनिट्रेट कर दिया, तो अब जो स्पर्म होता है वो ओवम की मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है, जहां पर दोनों के जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई होती है कंबाइन होती है, और एक जाइगोट बनता है 46 क्रोमोसोम्स का, जिसमें 23 पैटर्नल होते हैं और 23 मैटरनल होते हैं। ओके, उसके बाद में ये फिगर है जिसमें सबसे अंदर आपको दिखेगा न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसके बाहर है न्यूक्लियस, उसके बाद में साइटोप्लाज्म, देन फॉलिकल सेल्स है, उसके बाद में कोरोना रेडिएटा है, सॉरी, कोरोना रेडिएटा सबसे बाहर की सेल्स होती है, उसके अंदर, उसके नीचे की तरफ होती है जोना पेलुसिडा। ओके, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ द कोरोना रेडिएटा। क्योंकि कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर मोस्ट सेल्स होती है, तो ये डिसॉल्व होगी, ये सेपरेट होगी, तभी जो स्पर्म्स है वो जोना पेलुसिडा तक जा पाएंगे, उसके बाद में वो अंदर न्यूक्लियस तक जा पाएंगे। तो जो कोरोना रेडिएटा का जो डिसोल्यूशन या कोरोना रेडिएटा सेल्स सेपरेट किसके थ्रू होती है, हाइलुरोनाइडेज एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, जो कि स्पर्म्स का जो एक्रोसोम होती है, जो एक्रोसोमल कैप होती है, वहां से ये एंजाइम जो है रिलीज होता है। ओवम के चारों तरफ होती है कोरोना रेडिएटा सेल्स, जो कि सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब स्पर्म्स जो होंगे ये एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, और ये एंजाइम जो होगा इस सेल्स को डिसॉल्व करने में, इनको सेपरेट करने में हेल्प करता है। ओके, सेकंड आता है, पहला कोरोना रेडिएटा को हमने सेपरेट कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। दूसरा बैरियर आता है स्पर्म के, वो होता है जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को कैसे पेनिट्रेट करेगा वो। अब जोना पेलिसिडा भी जो होती है ओवम के चारों तरफ होती है, जो कि एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। इस अगर जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो जो स्पर्म है वो ओवम से फ्यूज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो जोना पेलिसिडा को सिर्फ एक सिंगल स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसके लिए हमें काफ़ी सारे स्पर्म्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्पर्म्स जो होंगे ये एंजाइम रिलीज करेंगे अपने एक्रोसोम टेल से, सॉरी एक्रोसोम कैप से। एक्रोसोम कैप से ये स्पर्म्स, जो बहुत सारे स्पर्म्स है, ये एंजाइम रिलीज करेंगे, और टेल मूवमेंट के हेल्प से उसको पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि जो टेल होती है स्पर्म की वो उसको आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो काफी सारी स्पर्म्स चाहिए होती है इस लेयर को वीक करने के लिए, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम में एंटर कर पाता है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए हमें काफी सारी स्पर्म्स चाहिए होगी, लेकिन अंदर कौन जाएगा, मेहनत सबकी होगी लेकिन अंदर सिर्फ एक स्पर्म जाएगा। उसके बाद में आती है जोना रिएक्शन, जिसको हम जोना हार्डनिंग भी बोलते हैं। पहले आप फिगर देख लो, जो सेकंड फिगर है उसमें जैसे बहुत सारे आपको स्पर्म्स दिख रहे होंगे जो कि जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक सिंगल स्पर्म है जो कि अंदर जा रहा है। ठीक है, जो फोर्थ स्पर्म है वही ओवम, मतलब एक ही स्पर्म अंदर जा सकता है, लेकिन काफी सारे स्पर्म्स लगेंगे जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए।
अब जोना रिएक्शन को हम जोना हार्डनिंग भी बोलते हैं। जब एक स्पर्म ओवम में एंटर कर जाता है तो ये ओवम जो होता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होता है ये एक से ज्यादा स्पर्म को फ्यूज होने से प्रिवेंट करता है और एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना करे, फ्यूज ना करे, उसको प्रिवेंट करता है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ओके। जोनल रिएक्शन के टाइम पर दो मेजर चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो क्या होती है, जब एक स्पर्म एंटर कर जाएगा तो ये जोना पेल्यूसिडा जो होगी वापस से हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ताकि दूसरे स्पर्म्स ना जा पाए। और डेस्ट्रक्शन ऑफ द स्पर्म रिसेप्टर्स फाउंड ऑन द साइट ऑफ द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा पे जो स्पर्म रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये डेस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये स्पर्म रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये स्पर्म रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे बाइंड करते हैं। ठीक है, अगर जब तक इन रिसेप्टर से स्पर्म बाइंड नहीं होगा तब तक वो एंटर नहीं कर पाएंगे स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म को एंटर करने के लिए इन स्पर्म रिसेप्टर से बाइंड होना जरूरी होता है। दूसरा, ये जो स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं ये स्पीसीज स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। वही ह्यूमन स्पर्म को ही ह्यूमन ओवम से फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो अब अगर एक स्पर्म एंटर कर जाएगा तो ये जोना पेल्यूसिडा वापस से हार्ड हो जाएगी और इस पे जो स्पर्म रिसेप्टर्स है वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे, ताकि दूसरे स्पर्म जो है एंटर ना हो उसमें। अब वन स्पर्म एंटर, एक स्पर्म एंटर हो गया, ये स्पर्म रिसेप्टर्स जो है डेस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब डेस्ट्रॉय होने के बाद में कोई भी स्पर्म जो है अटैच नहीं होगा, जिससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है। ओके। उसके बाद में immediate after the entry of sperm into the oocyte, second meiotic division is completed. As a result, two daughter cells are formed. जैसे ही एक स्पर्म जो है एंटर कर जाता है ओवम में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जिससे दो डॉटर सेल्स बनेगी। हमने पढ़ा था oogenesis में, जिसमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन तभी कंप्लीट होता है जब ओवम को स्पर्म मिलता है। ठीक है, अब जब स्पर्म मिल गया है वोम को तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और दो हैप्लॉइड सेल्स बनेगी, दो डॉटर सेल्स बनेगी, जिसमें से एक था फीमेल न्यूक्लियस। ठीक है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, और दूसरी सेकंड पोलर बॉडी। ओके, ये दो डॉटर सेल्स थी। तो फीमेल न्यूक्लियस में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जिसमें भी 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब जो मेल प्रोन्यूक्लियस और जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होंगे वो दोनों फ्यूज होंगे और एक जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जिसमें 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 स्पर्म के होंगे और 23 ओवम के होंगे। तो इससे जाइगोट बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का। आई होप आपको समझ में आया हो। सो बाय।